So, good morning, students. So, today we want to derive the expression for kinetic energy of rotation. Kinetic energy of rotation. अब इसमें बेटे क्या है कि हम ये देखना चाहते हैं कि there is a rigid body. Let us say this is the rigid body, and this rigid body is rotating about this axis. So this is axis of rotation. और मान लीजिए rigid body जो है that is rotating in the anti-clockwise direction about this axis with angular velocity omega. तो बेटा जैसे आप ट्रांसलेशनल मोशन में ऑलरेडी कर चुके हो कि इफ यू आर कंसिडरिंग m as mass of body and v is its linear velocity, तो काइनेटिक एनर्जी क्या आता है? हाफ mv स्क्वायर. अच्छा, अब सॉरी, डेरिवेशन करने से पहले आप कहो जो आपकी कॉमन सेंस है उस कॉमन सेंस से क्या आप एक्सप्रेशन काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन का बता सकते हो? देखिए, हमने डिस्कस किया कि मूवमेंट ऑफ इनर्शिया इज द रोटेशनल एनालॉग ऑफ मास, कि जो रोल मास ट्रांसलेशनल मोशन में कर रही है रोटेशनल मोशन में वही रोल प्ले कर रही मूवमेंट ऑफ इनर्शिया. नाउ v इज द लीनियर वेलोसिटी, देन ओमेगा इज द एंगुलर वेलोसिटी. तो फिर क्या करो, m को रिप्लेस कर दो, i से v को रिप्लेस कर दो ओमेगा से, तो एक्सप्रेशन क्या बन गया? हाफ i ओमेगा स्क्वायर. वेरी सिंपल. तो बेटा याद रखने के लिए इमीडिएट आपके माइंड में आए चीज़ों की, तब लगता है कि हाँ भी आपको क्लैरिटी हो रही है, तो वो ये तरीका है. बाकी अब हम यहाँ पर डिराइव करते हैं. तो देखिए, हम इसमें सबसे पहले यही पॉइंट कहते हैं कि लेट अस कंसिडर दैट दिस रिजिड बॉडी consists of n particles with different masses m1, m2, m3 so on up to mn. तो हमने सबसे पहली बात ये कही कि rigid body consists of n discrete particles with their masses m1, m2 so on up to mn. उसके बाद हम क्या कह रहे हैं कि this rigid body is rotating about axis of rotation in anti-clockwise direction with angular velocity omega. तो क्या होगा बेटा? मैंने आपको रोटेशनल मोशन का ऑलरेडी कॉन्सेप्ट बताया था कि each particle of the rigid body will follow circular path, और उस सर्कुलर पाथ का रेडियस कितना होगा? That will be distance of the particle from axis of rotation. सो दैट मीन्स कि जैसे ये मान लीजिए कि अब ये r1 डिस्टेंस है, इसका डिस्टेंस r2 है, इसका डिस्टेंस rn है. तो दैट मीन्स कि ये जो पार्टिकल फॉलो करेगा सर्कुलर पाथ उसका रेडियस r1 होगा. सेंटर विल बी लाइंग ऑन दिस एक्सिस ऑफ रोटेशन. ये जो है इसका यूं होगा, इस तरीके से आएगा. तो इसलिए जैसे सबसे पहले हमने कहा कि रिजिड बॉडी कंसिस्ट ऑफ n पार्टिकल्स विद डिफरेंट मासेस, उसके बाद हम कहते हैं कि r1, r2 so on up to rn be the perpendicular distances of the particles from axis of rotation. तो सबसे पहले हम इसमें ये पॉइंट एक्सप्लेन कर देते हैं. ठीक होगी बात? अब इसके बाद हम कहते हैं कि एज रिजिड बॉडी विल रोटेट, एवरी पार्टिकल ऑफ द रिजिड बॉडी विल फॉलो सर्कुलर पाथ्स ऑफ डिफरेंट रेडियाई, बट सेंटर ऑफ ऑल विल लाई ऑन द एक्सिस ऑफ रोटेशन. अब इसका मतलब ये हो गया कि बेटा ईच पार्टिकल विल पोजेस सेम एंगुलर वेलोसिटी. Each particle is rotating, is following circular path with same angular velocity, but
their linear velocities will be different. क्यों? क्योंकि बेटा v क्या होता है r इंटू ओमेगा. अब जो फर्स्ट पार्टिकल है उसका जो डिस्टेंस है that is r1, so that means what will be the velocity of the first particle? r1 omega. सेकेंड पार्टिकल की r2 ओमेगा, nth पार्टिकल की rn ओमेगा. तो ये पॉइंट आपने क्लियरली वहां पर एक्सप्लेन करने हैं. तो हमने क्या पॉइंट किया है कि एवरी पार्टिकल ऑफ द रिजिड बॉडी follows circular path with same angular velocity, but linear velocities of all these particles will be different. तो उसमें अब हमने कहा कि अगर फर्स्ट पार्टिकल की r1 ओमेगा, सेकेंड की r2 ओमेगा, nth की rn ओमेगा, इस तरीके से आगे. So now very simple. Now what will be kinetic energy of first particle? तो बेटा जब आपने इसकी लीनियर वेलोसिटी ले ली तो सिंपल इट विल बी हाफ m1 v1 स्क्वायर. तो अब v1 को r1 ओमेगा लिखा तो ये r1 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर आ गया. इसी तरीके से इफ यू आर राइटिंग काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेकेंड पार्टिकल इट विल बी हाफ ऑफ m2 v2 स्क्वायर. हाफ ऑफ m2, अब v2 कितना है r2 स्क्वायर इंटू omega square. So now if you want to calculate for the nth particle, so it comes out to be mn vn square. So it will be mn rn square into omega square. तो ये आपके पास आ गई. Now kinetic energy is a scalar quantity. तो total kinetic energy क्या हो जाएगा? Simple algebraic sum, or you can say sum. Algebraic भी नहीं because kinetic energy is always positive. तो ये बन गया half of m1 r1 square omega square plus half of m2 r2 square omega square plus 1 up to half of mn rn square omega square. तो इसमें बच्चे आप हाफ ओमेगा स्क्वायर को बाहर कॉमन ले लो तो ये पहली टर्म में m1 r1 स्क्वायर, सेकेंड में m2 r2 स्क्वायर प्लस 1 अप टू mn rn स्क्वायर. नाउ व्हाट इज दिस थिंग? दिस इज समेशन. तो आपके पास इसमें क्या बन गई बेटे काइनेटिक एनर्जी? हाफ ऑफ ओमेगा स्क्वायर समेशन mi स्क्वायर mi ri स्क्वायर, वेयर i वेरीज फ्रॉम 1 to n. और ये क्या जाता है बेटा I moment of inertia. So what will be kinetic energy of rotation? It is half of I omega square. तो मैंने पहले भी आपको यही बताया था ना. तो लेकिन वो तो मैंने बताया था कि आप उसका जो लिख उसको उस अकॉर्डिंगली सोच सकते हो, लेकिन जब डेरिवेशन है तो वो तो आपने इसी तरीके से करनी है. बट डेरिवेशन में हम बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट लगा रहे हैं कि भाई हर पार्टिकल की एंगुलर वेलोसिटी सेम है, उसमें लीनियर वेलोसिटी डिफरेंट है. क्यों डिफरेंट है? बिकॉज द डिस्टेंस ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन इज डिफरेंट. अब इसके बाद हम इसमें लिखते हैं डिस्कशन ऑफ द रिजल्ट. डिस्कशन ऑफ द रिजल्ट. अब डिस्कशन में देखिए, जैसे कि आपने इधर देखा कि आपके पास काइनेटिक एनर्जी का जो एक्सप्रेशन आया दैट इज हाफ आई ओमेगा स्क्वायर. तो इसका मतलब आप इसमें पहला पॉइंट क्या कहोगे कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन किस पे डिपेंड करती है? दैट डिपेंड्स अपॉन, हाँ जी, किसके ऊपर है? आई, दैट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया. और दूसरी चीज एंगुलर वेलोसिटी. इन दोनों चीजों पे डिपेंड करेगी. दैट मीन्स मान लीजिए कि दो बॉडीज आपके पास, उनके एंगुलर वेलोसिटी सेम है, ठीक है, तो किसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी? जिसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होगी. और दूसरा इसमें हमने क्या कहना है
कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन क्या है बेटा? इट इज द रोटेशनल एनालॉग किसका बेटे? ट्रांसलेशनल मोशन. ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ ट्रांसलेशन. तो इसीलिए यहां क्या था? हाफ एम वी स्क्वेयर. तो एम के इक्विवेलेंट आई आ गया, वी के इक्विवेलेंट ओमेगा आ गया, तो ये हाफ आई ओमेगा स्क्वेयर बन गया. तीसरा बेटे, आपको एग्जाम में ऐसे भी आ सकता है कि डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन एंड हेंस फ्रॉम द रिलेशन यू डिफाइन मूवमेंट ऑफ इनर्शिया. कि जो रिलेशन आपने फाइंड आउट किया है उस रिलेशन से आपने क्या एक्सप्लेन करना बेटा? डेफिनेशन आपने डिफाइन करना मूवमेंट ऑफ इनर्शिया को. कैसे करोगे? अब आप देखिए, आपके पास था काइनेटिक एनर्जी इज हाफ आई ओमेगा स्क्वायर. नाउ व्हेन ओमेगा इज 1, दैट मीन्स बॉडी इज रोटेटिंग विद यूनिट एंगुलर वेलोसिटी. तो आई बेटे किसके बराबर आ जाएगा? ट्वाइस द काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन. ठीक है ना, ओमेगा 1 हो गया तो काइनेटिक एनर्जी हाफ आई, ट्वाइस. तो इसका मतलब आप कैसे डिफाइन करोगे? यू विल से मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ बॉडी अबाउट एन एक्सिस ऑफ रोटेशन. बेटा दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. Moment of inertia of body about an axis of rotation is twice the kinetic energy of rotation about that axis when body is rotating with unit angular velocity. क्या कह रहे हैं हम बेटा? कि अगर आप इस रिजिड बॉडी की बात कर रहे हो तो आप इस रिजिड बॉडी की मूवमेंट ऑफ इनर्शिया किस एक्सिस के लिए ले रहे हो? इस एक्सिस के लिए. तो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ बॉडी अबाउट एन एक्सिस ऑफ रोटेशन इज इक्वल टू ट्वाइस काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन ऑफ बॉडी अबाउट दैट एक्सिस. उसी एक्सिस के अबाउट. कब? व्हेन बॉडी इज रोटेटिंग विद यूनिट एंगुलर वेलोसिटी. बाकी अगर हम बात करें यूनिट्स की तो यूनिट्स तो बेटा जाउल ही रहेंगे, चाहे काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन हो चाहे काइनेटिक एनर्जी ऑफ ट्रांसलेशन हो, उसमें यूनिट्स में कोई भी डिफरेंस नहीं आएगा. तो प्लीज अब अपने माइंड में क्लियर कर लीजिए कि बॉडी में ट्रांसलेशनल मोशन जब होती है, बॉडी पूरी की पूरी यूं आगे को जा रही है. दिस इज द ट्रांसलेशनल मोशन. इसमें जो हर एक पार्टिकल है बॉडी का वो पैरेलल पाथ पे मूव कर रहा है विद सेम लीनियर वेलोसिटी. अगर बॉडी यूं है तो ये इसके अंदर कौन सी मोशन है? रोटेशनल मोशन है. इसमें हर एक पार्टिकल रोटेट कर रहा है अबाउट सर्टेन एक्सिस ऑफ रोटेशन विद सेम एंगुलर वेलोसिटी. इन चीजों का ध्यान रखिए. नाउ नेक्स्ट इज आर्टिकल हमारा एक्सप्रेशन फॉर angular momentum of the body. Angular momentum of rigid body. तो देखो, जब बॉडी रोटेट कर रही है तो नेचुरली उस केस में कौन सी मोमेंटम आएगी बेटे? एंगुलर मोमेंटम. आपने ऑलरेडी एंगुलर मोमेंटम के बारे में पढ़ लिया. यू आर कंसिडरिंग एंगुलर मोमेंटम टू बी द मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम. एंगुलर मोमेंटम आप क्या मान के चलते हो? मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम. तो अब आप देखिए कि अगर हम ये रिजिड बॉडी ले लेते हैं, मान लीजिए कि एक्सिस ऑफ रोटेशन, अब मैंने जानबूझ के यहाँ ले ली कि इट इज नॉट नेसेसरली दैट एक्सिस ऑफ रोटेशन विल बी आउटसाइड द रिजिड बॉडी. अंदर भी हो सकता है. मान लीजिए इस तरीके से है. तो हमने फिर बेटे हमारा काम कहाँ से शुरू होगा? फर्स्ट पॉइंट वो ही आएगा. क्या? कि रिजिड बॉडी कंसिस्ट ऑफ एन पार्टिकल्स. सबसे पहले सेम पॉइंट आ गया कि रिजिड बॉडी कंसिस्ट ऑफ एन पार्टिकल्स m1
m2, m3, so on m1 be the masses of different particles. पहली चीज ठीक हो गया। उसके बाद ये पार्टिकल्स जो हमने ले लिए, कोई यहाँ है, कोई यहाँ है, कोई यहाँ है, हमने क्या ले लिया, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अगर ये पार्टिकल का मास m1 है, इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस r1 हो गया। अगर इस पार्टिकल का मास mn है तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस rn आ गया। अब मान लो यहाँ m2 है तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस r2 आ गया। तो इट इज लाइक दिस। So that means r1, r2, r3, rn be the perpendicular distances of individual particles from axis of rotation. ठीक हो गया। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या कहेंगे कि rigid bodies rotating about axis of rotation with the angular velocity omega in anti-clockwise direction. उसी तरीके से उसके बाद अगेन हमने क्या कहना है कि each particle will follow the circular path like this with their centers lying on the axis of rotation. वही यहाँ तक हमारा बेटे सेम आ रहा है जो हमने पिछले आर्टिकल में कहा। और उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट भी सेम होगा कि all the particles of the rigid body will rotate about this axis of rotation with same angular velocity, but their linear velocities will be different. और उसमें फिर हम उसी तरीके से कहेंगे कि v1 is r1 omega, v2 is r2 omega and so on, vi is ri omega like this. मान लो कि आपके पास ith पार्टिकल है mi, तो इसका ri आ गया। अब ये देखिए बेटे, जब ये पार्टिकल जो मूव कर रहा है तो मान लो कि अब यहाँ पर इसकी जो वेलोसिटी है वो क्या बनेगी, v1। ऑब्वियसली दैट वेलोसिटी विल बी टेंजेंशियल। ऐसे ही जाएगी ना जब सर्कुलर पाथ पे बॉडी। मैंने क्या कहा, मैंने यही कहा ना कि ये पार्टिकल जो बॉडी रोटेट कर रही है, ये पार्टिकल इस सर्कुलर पाथ पे यूं जा रहा है, तो दैट मीन्स दिस पार्टिकल इज गोइंग इन दिस डायरेक्शन। ऐसे तो जब इस तरीके से फॉलो कर रहा है तो मैं अगर इस पॉइंट के ऊपर लीनियर वेलोसिटी देखना चाहूंगी v1, तो उसकी डायरेक्शन क्या आएगी, टेंजेंशियल आएगी। तो इसका मतलब यहां तक बेटे पिछले आर्टिकल की तरह हमारे पास है। अब मैं इसमें कैलकुलेट करूंगी लीनियर मोमेंटम ऑफ फर्स्ट पार्टिकल। अब लीनियर मोमेंटम क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी, तो इट विल बी m1 v1। ठीक हो गया। अब उसके बाद v1 क्या है, r1 ओमेगा। उसके बाद अब हम इसमें लेंगे एंगुलर momentum of first particle, angular momentum of first particle. Now you know that angular momentum is vector quantity, तो अगर आप L1 लिखते हो तो you will write it as R1, इसको मैं P1 लिख दूँ क्रॉस P1, L is R क्रॉस P, R1 इसका डिस्टेंस है, P1 इसके लीनियर मोमेंटम है। लेकिन नेक्स्ट लाइन में मैं जब लिखूंगी इसकी मैग्नीट्यूड, आई विल राइट इट इज R1 P1 साइन ऑफ 90 डिग्री। क्यों, क्योंकि r रेडियस है और मोमेंटम टेंजेंट है, तो दोनों में एंगल कितना हो गया, 90 डिग्री। तो इट इज r1 p1 बिकॉज साइन ऑफ 90 डिग्री इज इक्वल टू 1। तो ये r1 p1 इज m1 r1 ओमेगा, तो इट विल बी m1 r1 स्क्वायर ओमेगा। तो अब बेटे कंफ्यूज भी नहीं होना, जो पिछले आर्टिकल में हमने काम किया है तो यहाँ तक तो काम आपका सेम था, है ना। उसके बाद उसमें काइनेटिक एनर्जी निकालनी, तो सीधा हमने हाफ m1 v1 स्क्वायर ले लिया। यहाँ एंगुलर मोमेंटम निकालनी है, इसलिए पहले लीनियर मोमेंटम पार्टिकल की ले रही, फिर उसकी एंगुलर मोमेंटम ले रही। अब आप डिफरेंट पार्टिकल्स के लिए जब करोगे बेटा तो इसी तरीके से आई। सेकेंड पार्टिकल की क्या आ जाएगी, m2 r2 स्क्वायर ओमेगा, नेक्स्ट की m3 r3 स्क्वायर ओमेगा एंड सो ऑन लाइक दिस। और अब हर एक पार्टिकल में आप देखिए कि जो मोमेंट एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन है
वो भी सेम होगी. इफ यू आर टेकिंग दैट दिस आर एंड पी लाइन एक्स वाई प्लेन, तो एंगुलर मोमेंटम बेटा फिर किस तरफ आ जाएगी, अलोंग जेड एक्सिस आ जाएगी. तो टोटल एंगुलर मोमेंटम, टोटल एंगुलर मोमेंटम of rigid body. So that will be add up. L will be L1 plus L2 plus L3 plus 1 up to Ln. तो ये बन गया बेटा M1 R1 स्क्वायर ओमेगा प्लस M2 R2 स्क्वायर ओमेगा प्लस 1 अप टू Mn Rn स्क्वायर ओमेगा. इसमें ओमेगा कॉमन आ गया, तो ये अंदर आपके पास बन गया M1 R1 स्क्वायर प्लस M2 R2 स्क्वायर प्लस 1 अप टू Mn Rn स्क्वायर. सो व्हाट इज दिस, दिस इज I. तो आपके पास बन गया ये I इंटू ओमेगा. I मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज अ स्केलर बट ओमेगा इज वेक्टर. तो अगर आप इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहोगे then you will write L is equal to I ओमेगा. अब जरा ध्यान से देखिए, अगर आप पी लीनियर मोमेंटम लेते हो तो क्या होता है, m इंटू वी. तो m की जगह ही आ गया, v की जगह ओमेगा आ गया. तो ये मैं आपको इसलिए ऐसे स्ट्रेस देके बता रही हूँ कि बच्चे एक्सप्रेशन तो लर्न करने मुश्किल है ही नहीं. अगर कहीं पर आपसे गलती हो भी जाती है तो आप अपनी मिस्टेक खुद फाइंड आउट कर सकते हो कि मेरी कहाँ पर मिस्टेक हुई है. क्लियर. और इसमें जब आपने करना है ये बैठ के, तो बेटा इकट्ठा करना है. जैसे मैं आपको अब ये एक ही आर्टिकल में क्यों करवा रही हूँ कि आपको क्लैरिटी हो जाए कि व्हाट इज द डिफरेंस. तो ये आपको क्लियर हो जाना चाहिए. वही रिजिड बॉडी है, उसी तरीके से मूव कर रही है अबाउट एक्सिस ऑफ रोटेशन. एंगुलर वेलोसिटी उसी तरीके से ओमेगा है. उस बॉडी की काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन क्या आएगी, उस बॉडी की एंगुलर मोमेंटम क्या आएगी. अब हम लेंगे टॉर्क एक्टिंग ऑन द रिजिड बॉडी, क्योंकि बॉडी रोटेट कब करती है, बॉडी रोटेट कब करती है, जब टॉर्क एक्ट करेगी. अगर टॉर्क एक्ट नहीं करती तो उसमें कोई रोटेशन नहीं होती. हमने ऑलरेडी एक वीडियो में यही चीज़ डिस्कस की थी कि कब फोर्स जो है वो आपके ट्रांसलेशनल मोशन प्रोड्यूस करेगी और कब रोटेशनल. सो नाउ द एक्सप्रेशन इज टॉर्क एक्टिंग ऑन द बॉडी, या you can say torque produced in the body on application of the force, जिससे बॉडी रोटेट करेगी. अगेन वी आर कंसिडरिंग दिस इज द रिजिड बॉडी, और अब मैं एक्सिस ऑफ रोटेशन इधर ले लिया. मैंने तीनों एग्जाम्पल ले लिए. एक्सिस ऑफ रोटेशन इधर आ जाए, सेंटर में आ जाए, इधर आ जाए. क्यों लिया तीनों, कि बेटा कोई फर्क ही नहीं पड़ना, आप किस तरफ को मर्जी ले लो, कोई फर्क नहीं आना. ठीक है. अगेन वही बात, इसको क्या कह दिया, एक्सिस ऑफ रोटेशन. सबसे पहले उसी तरीके से फर्स्ट पार्टिकल मास m1, परपेंडिकुलर डिस्टेंस r1. सेकेंड पार्टिकल मास m2, परपेंडिकुलर डिस्टेंस r2. nth पार्टिकल मास mn, परपेंडिकुलर डिस्टेंस rn. तो उसी तरीके से कहा रिजिड बॉडी कंसिस्ट ऑफ n पार्टिकल्स, mass of the different particles we m1, m2, m3, so on up to mn. Perpendicular distances of these particles from axis of rotation is r1, r2, so on up to rn. और उसके बाद उसी तरीके से अब इसमें क्या होगा, अब इसमें पहले देखें. अब बेटा क्या होना है कि अगर इसके ऊपर मान लो मैं इस nth पार्टिकल की बात कर रही हूँ, मैं इस तरीके से फोर्स अप्लाई करती हूँ. तो जो मैंने इसमें फोर्स अप्लाई की है दैट इज परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ रोटेशन, है ना. इससे क्या होगी, टॉर्क प्रोड्यूस होगी, और उस टॉर्क की वजह से क्या होगा, बॉडी विल रोटेट. क्या होगा उससे, बॉडी विल रोटेट. तो अब इसमें मैं ये ले रही हूं कि F इज दी
force acting on the rigid body. ठीक है बेटे, अब ये फर्स्ट पार्टिकल पे ले लो, ये एफ फोर्स यूं आ गई, तो अब मैं लिखूंगी कि अगर एफ फोर्स एक्ट कर रही है रिजिड बॉडी पे तो टॉर्क प्रोड्यूस्ड इन द रिजिड बॉडी, ये टॉर्क एक्टिंग ऑन द रिजिड बॉडी टॉ 1 कितना होगा बेटा, हम पहले, ठीक है, इट विल बी R1 क्रॉस एफ, यही होता है ना टॉर्क इज क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ पोजीशन वेक्टर एंड फोर्स, तो मैग्नीट्यूड लिखेंगे, इट विल बी R1F, एंगल कितना बनेगा 90 डिग्री, तो इट विल बी R1 into F, बिकॉज ये बेटे अगर आप ऐसे लिख दोगे तो कोई सोचेगा पता नहीं भूल ही गए साइन 90 लिखना, यहाँ लिखिए साइन 90 डिग्री इज इक्वल टू 1। अब इसमें F क्या है, फोर्स जिसकी वजह से कितनी एक्सलेरेशन प्रोड्यूस होगी, A1, तो दैट मीन्स कि इस फोर्स की वजह से, ये फोर्स किस पे एक्ट कर रही है बेटे, ऑन द पार्टिकल ऑफ मास m1, और उससे कितनी एक्सलेरेशन प्रोड्यूस हो रही, A1, ठीक हो गया। तो अब इसके बाद आई कैन राइट दिस इज R1 m1, नाउ व्हाट इज A1, A1 इज R1 अल्फा, तो इसमें अब हम क्या कह रहे हैं बेटा, अल्फा इज द angular acceleration produced in the body, तो जैसे कि हमने पहले भी लिया था, तो इसमें जो एंगुलर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी फॉर ईच पार्टिकल दैट विल बी सेम, वो क्या होगी, सेम होगी, एंगुलर वेलोसिटी भी सेम होती ना, तो एंगुलर एक्सेलरेशन भी सेम होगी, लेकिन लीनियर एक्सेलरेशन डिफरेंट होगी। तो बेटा टॉक में हम क्या कह रहे हैं, सबसे पहला पॉइंट, रिजिड बॉडी कॉन्सिस्ट ऑफ एन पार्टिकल्स, उनके मासेस ले लिए, उनके परपेंडिकुलर डिस्टेंसेस ले लिए उसी तरीके से। उसके बाद हम क्या कह रहे हैं कि एफ फोर्स है जो कि एक्ट कर रही है, और एफ फोर्स जब एक्ट कर रही है जिसकी वजह से टॉर्क प्रोड्यूस होगी और बॉडी रोटेट करेगी अबाउट सर्टेन एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो उसके बाद हम ये कह रहे हैं कि angular acceleration produced in the body with which it will rotate about axis of rotation, that will be same, but linear acceleration will be different for different particles, और क्या होता है is equal to R alpha, तो उस बेसिस पर आपके पास ये बन गया m1 R1 square alpha। इसी तरीके से बेटे अगर आप सेकेंड पार्टिकल के लिए लोगे तो इट विल बिकम m2 R2 स्क्वायर अल्फा। अब जैसे ये nth पार्टिकल के लिए लिया है तो टॉप यहाँ क्या बन जाएगी, mn Rn स्क्वायर इंटू अल्फा, और हर एक के लिए सेम डायरेक्शन में है, तो एडअप होके टोटल टॉक आपके पास क्या बन गई, टोटल टॉक विल बिकम sum of the torques produced due to these individual particles, so it will be m1 r1 square alpha plus m2 r2 square alpha plus on up to mn rn square alpha, alpha common निकाल लो, m1 r1 square plus m2 r2 square plus on up to mn rn square, so it will be alpha into summation that is I, ठीक है। तो इसका मतलब आपके पास क्या बन गया इन द वेक्टर फॉर्म, टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा, क्योंकि आई स्केलर है एंड अल्फा इज वेक्टर। तो बेटा ट्रांसलेशनल मोशन में क्या लिखते हो, फोर्स इज मास इनटू एक्सेलरेशन, तो हम कहते हैं टॉर्क इज रोटेशनल एनालॉग, ठीक है ना, तो एफ की जगह टॉर्क आ गया, एम की जगह आई आ गया, की जगह अल्फा, तो उसी तरीके से ये आपके पास आ जाता है। नाउ वी वांट टू डिस्कस रिजल्ट, डिस्कशन ऑफ द रिजल्ट। डिस्कशन ऑफ रिजल्ट में हम यही चीज बेटे एक्सप्लेन करते हैं, एक तो कि वी नो दैट टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा,
It means that value of torque will depend upon moment of inertia of the body and angular acceleration produced in the body. तो इसका मतलब ये होगा कि if equal torques are applied to the two bodies, अब मैं इसका आपको ये एग्जाम्पल देती हूँ कि मान लीजिए बेटा आप 2 एग ले लीजिए, एक है हार्ड बॉइल्ड एग और एक है रॉ एग, ठीक है। अब पहले तो मेरे को ये बताइए कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप कोई एक पर्टिकुलर एक्सिस ले रहे हो, दोनों में सेम ही, तो किस में ज़्यादा होगी? एक हार्ड बॉइल्ड एग है, 2 आइडेंटिकल एग्स लिए, एक को अच्छी तरह से बॉईल कर लिया, हार्ड बॉइल्ड हो गया, दूसरा रॉ है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया विल बी मोर इन दी रॉ एग, क्योंकि उसमें लिक्विड मटेरियल है, तो वो लिक्विड मटेरियल अवे होंगे पार्टिकल्स, है ना, और उसमें सॉलिड हो गए, वो डेंस हो गया, तो वो पार्टिकल्स क्लोज आ गए। तो अब देखिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसकी ज़्यादा है? रॉ एग की। तो अब मान लीजिए आप दोनों एग को स्पिन करवा रहे हो, एक टेबल के ऊपर आप दोनों को स्पिन करवा रहे हो बाय अप्लाइंग इक्वल टॉर्क, तो किसमें एक्सेलरेशन ज़्यादा प्रोड्यूस होगी? इन द हार्ड बॉइल्ड एग, जिसमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू कम होगी। तो इस तरीके से बेटा जो ये एक्सप्रेशंस हमने निकाले हैं, दिस विल बी यूजफुल टू सॉल्व आवर कंसेप्चुअल प्रॉब्लम्स। देखो फिजिक्स में फर्स्ट स्टेप इज यू हैव टू डिराइव द रिलेशन। आपने उसके अंदर जो कॉन्सेप्ट हैं उनकी क्लैरिटी करनी है। दोज कॉन्सेप्ट्स कैन बी यूज्ड इन एनी प्रॉब्लम। उसके बाद जो आपका रिजल्ट आया है, दैट रिजल्ट इज ऑल्सो वन ऑफ द कॉन्सेप्ट जो डिफरेंट प्रॉब्लम्स में आप यूज करोगे। और इसमें यहाँ से भी बेटा यू कैन डिफाइन मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इफ अल्फा इज इक्वल टू 1 देन आई इज इक्वल टू टॉ। तो इसका मतलब आप क्या कह सकते हो कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया of rigid body about an axis of rotation is the torque produced in a body when it is rotating with unit angular acceleration। ठीक है, क्या कहा हमने कि moment of inertia about an axis of rotation is the amount of torque produced in a body when it is rotating with unit angular acceleration about that axis। So this all is about the 3 relations: kinetic energy of rotation, angular momentum, torque। तीनों में क्या सिमिलैरिटीज हैं उनको अंडरस्टैंड करिए, कहाँ जाके हमने स्विच ओवर होना है उस पॉइंट को अंडरस्टैंड करिए, और फिर आप डेरिवेशंस को लिख के देखिए, और उसके अंदर जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स आ गए हैं वो अपना पेन डाउन कर लीजिए एक कॉपी के ऊपर, जो मैंने मंत्रा टू सक्सेस कहा था, सुपर शॉर्ट नोट्स, जो आपको आगे कंसेप्चुअल प्रॉब्लम्स में यूज़ करने होंगे। सो प्लीज़ इफ देयर इज़ एनी डिफ़िकल्टी देन यू कैन mention in the comment box, otherwise in the description you will also get notes of all these articles. So please share, like and subscribe. Thank you.